Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss amino acids. तो आप लोगों ने ये टॉपिक देखा होगा, अधिकतर केमिस्ट्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो अमीनो एसिड हम डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं और इनको किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कोई अमीनो एसिड जो है किस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। आज हम उसी को लेकर के एक वीडियो यहाँ पर आपके सामने लेके आए हैं। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से इसको सुनिएगा और इस टॉपिक को ग्रेस्प करने की कोशिश करिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं उनको सॉल्व करेंगे इसके पश्चात। तो सबसे पहला तो ये अमीनो एसिड्स होते क्या हैं। देखिए, प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में प्रोटीन हैं, प्रोटीन्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे ये बने होते हैं, दे आर द अमीनो एसिड्स, वो अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है ना। इट मीन्स जो प्रोटीन है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है अमीनो एसिड्स है। प्रोटीन जो बिल्डअप होगा, जो स्मॉलेस्ट यूनिट प्रोटीन की होगी, वो अमीनो एसिड्स होगी। ठीक है ना। तो अमीनो एसिड्स में इट मीन्स अगर आपको प्रोटीन से अमीनो एसिड गेट करना है तो प्रोटीन का आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस आप करिए। प्रोटीन का आप हाइड्रोलाइसिस करिए तो आपको मिलेगा अमीनो एसिड्स। Okay, the smallest unit which are joined together with each other and form protein, that is called amino acids. Okay, तो ये अमीनो एसिड्स में जो दो ग्रुप लिखे हुए देखिए, एक तो है अमीनो एसिड्स, एमीन ग्रुप है, और एक है एसिड ग्रुप है। दो तरह के ग्रुप उसमें अवेलेबल होंगे। एमीन ग्रुप इट मीन्स अमोनिया से रिलेटेड NH2 होगा उसमें, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड COH ग्रुप होगा। तो इसको बोलते हैं कंबाइन, अगर हम इसको क्लब करेंगे एक साथ में तो अमीनो एसिड्स इसको बोला जाता है। ठीक है ना। तो अगर हम कुछ अमीनो एसिड्स के एग्जांपल्स आपके सामने रखें तो उसको कैसे बनाया जाता है देखिएगा ध्यान से। हमने केवल इतना लिखना है कि जैसे सपोज करें ये CH4 है, मैं इजी गोइंग करके इसको बता देता हूं आपको। CH4 मीथेन है। इसमें से आपने क्या करना है, दो हाइड्रोजन इधर साइड आपने दो हाइड्रोजन कम कर दिए, तो एक तरफ आप लगा दीजिएगा COH और एक तरफ को लगा दीजिएगा क्या, NH2। तो ये बन गया आपका एक अमीनो एसिड्स। ठीक है ना। तो एक ही कार्बन से देखिए, एक ही कार्बन से आपकी क्या भी जुड़ा है, NH2 भी जुड़ा है, और उसी कार्बन से आपका क्या जुड़ा हुआ है, COH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। ये फोरमोस्ट जो पहला अमीनो एसिड है वो यही है, इसको आप ग्लाइसिन नाम देते हैं। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये फंक्शनल, अगर आप दोनों ग्रुप की बात करें तो दोनों हैं तो फंक्शनल ग्रुप। NH2 भी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है और COH भी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड्स में मोर देन वन टाइप के अगर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इट मीन्स पॉलीफंक्शनल ग्रुप अगर कोई कंपाउंड है, तो उसमें जो प्रायोरिटी में टॉप में रहता है उसको क्या दिया जाता है, मेन फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया जाता है। तो COH और NH2 में प्रायोरिटी किसको देंगे आप, COH को प्रायोरिटी। जो प्रायोरिटी की पूरी टेबल आपने देखी होगी तो उसमें सबसे टॉप में आपको क्या रखा जाता है, मोर ऑक्सीजनेटेड फंक्शनल ग्रुप रखे जाते हैं। तो COH को मोर ऑक्सीजनेटेड है, इसको प्रायोरिटी रख देंगे, नंबर 2 पे ये रहेगा। तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अमीनो एसिड्स बोला गया इसको। इट मीन्स एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो आप देख रहे हैं कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो आपका इस फंक्शनल ग्रुप कार्बन के बगल वाला जो कार्बन है उसको क्या बोला जाएगा, अल्फा कार्बन बोला जाएगा। ठीक है ना। तो अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन से ही आपका क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, यानी कि अमीनो ग्रुप लगा हुआ है अल्फा कार्बन के साथ में। तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। इनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। आपने कभी सुना होगा अल्फा अमीनो एसिड भी है, बीटा अमीनो एसिड है, गामा अमीनो एसिड है, डेल्टा अमीनो एसिड है। तो मेनली ये जो अभी आपके सामने दिया हुआ है अल्फा अमीनो एसिड से दिया हुआ है। तो जो प्रोटीन्स बनते हैं, जो ह्यूमन बींग्स में जो प्रोटीन है उनमें मोस्टली आपको जो है अल्फा अमीनो एसिड्स ही मिलेंगे, बीटा अमीनो एसिड या गामा अमीनो एसिड आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। जो मेन, अगर हम 20 अमीनो एसिड्स की बात करें, मेन अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड होने के लिए हंड्रेड्स अमीनो एसिड्स हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, बट जो मेनली जो अमीनो एसिड है, मेन अमीनो एसिड वो है हमारे 20 अमीनो एसिड। ओके।
तो वो मोस्ट ऑफ द जो यूजफुल जो अमीनो एसिड्स हैं वो क्या है, हमारे अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है ना। तो इसी में एक हम बीटा भी बना देते हैं, जिससे कि आपको ये पता चले कि किस तरह से जो है बीटा को आपने समझना है। तो बीटा अमीनो एसिड में आपने क्या कर देना है कि एक कार्बन और बढ़ा देना है, उसके बाद यहाँ से आपका NH2 ग्रुप लग जाएगा, तो ये COH हो गया, ठीक है। तो ये आपका अल्फा, ये क्या हो गया बीटा। बीटा के साथ में NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा अमीनो एसिड्स बोलेंगे। बाकी ये COH ग्रुप आपका ये है, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि जो ये बीटा अमीनो एसिड हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया। इसी तरह से गामा अमीनो एसिड होगा, डेल्टा अमीनो एसिड्स होगा, ठीक है ना। तो जो अमीनो एसिड्स हैं वो अगर उनको कैटेगराइज हम करें तो दो पार्ट्स में पहले उसको डिवाइड कर सकते हैं, ओके। एक हम कर सकते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। देखिए क्लासिफिकेशन का बहुत तरीका है। एक तो जैसा मैंने बताया अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड और डेल्टा अमीनो एसिड, ओके। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर के बेस में आपने कहा अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अब हम इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड से किसको बोलते हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड, देखो कुछ अमीनो एसिड होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर आते हैं, कुछ आते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अब ये क्या होते हैं इसको भी जरा देख लेते हैं। ओके, दोनों को आप ध्यान से देखिएगा, किसको क्या बोलते हैं वो आपको पता चल जाएगा अभी, ठीक है। जैसे इसेंशियल अमीनो एसिड है तो इसेंशियल एज द नेम स्टेटेड, इसेंशियल माने जरूरी, आवश्यक, ठीक है ना, इसकी हमें जरूरत है। तो ये क्या होता है कि बाहर से लिया जाता है, फूड के रूप में आप जो है बाहर से इसको ले सकते हैं, तभी जाके ये अमीनो एसिड बॉडी को मिलेगा। इसेंशियल अमीनो एसिड नाम दिया गया है। किस बेस में दिया गया है कि इसको इसकी जरूरत है, ह्यूमन बीइंग्स को इसकी क्या है जरूरत है, इसकी नीड है, इसको आपको बाहर से लेना है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं इसेंशियल अमीनो एसिड बोल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिस्ट आपको अटैच करके दे दूंगा। जैसे वेलाइन है, ठीक है ना, वेलाइन के अलावा फिनाइल एलेनाइन है, ये सभी जो है इसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर आते हैं, ओके। जैसे वेलाइन है, फिनाइल एलेनाइन है, ये आपके और भी हैं इसके अलावा, ये किस में आते हैं आपके इसेंशियल अमीनो एसिड। इसका माने इनको आपने बाहर से लेना है, फूड के रूप में इसको लेने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। दूसरा है आपका देखें नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो एज द नेम स्टेटेड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड माने नॉन मीन्स जरूरत ही नहीं है इसकी, इट मीन्स अगर इसकी जरूरत नहीं है तो फिर आप कैसे पूरा करेंगे। इसको क्या होता है बॉडी खुद अपने आप से बनाती है, शरीर के अंदर ये दूसरे कंपाउंड्स की मदद से अपने आप बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरे कंपाउंड की मदद से बनते हैं, अगर वो दूसरा कंपाउंड भी नहीं है तो हो सकता है वो ना बने। तो इसीलिए ध्यान में रखना है, तभी कहा जाता है कि बैलेंस डाइट हमने लेनी है, ठीक है ना। एक तो सीधा सीधा है इसेंशियल अमीनो एसिड तो बाहर से ही लेना है, ठीक है। जैसे वेलाइन है, फिनाइल एलेनाइन है, ये किसी न किसी फूड में आपको, फ्रूट्स में, ये सब चीजों में मिलेंगे, उसको आपको लेना है, ओके। दूसरा जो है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, इसको बाहर से तो नहीं लेना है, लेकिन बॉडी अपने अंदर खुद बनाएगी विथ द हेल्प ऑफ सम अदर कंपाउंड्स, ओके। तो इसमें जैसे आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो ग्लाइसिन है, एलेनाइन है, ये जो अमीनो एसिड हैं ग्लाइसिन, एलेनाइन है, इस तरह के जो अमीनो एसिड हैं ये हैं आपके नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ये दो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये हमारे डेली लाइफ और बॉडी से संबंधित भी हैं। और इसका देखिए मार्क्स, एग्जाम में मार्क्स आना, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकना, ये डिफरेंट थिंग है, लेकिन उस नॉलेज का यूज आप अपनी डेली लाइफ में भी अगर आप कर सकें तो ये और भी बेटर माना जाएगा। नंबर के साथ में आपके लिए भी वो यूजफुल होगा और लाइफ लॉन्ग रहेगा, ठीक है ना। जब तक देखिए अगर आप स्वस्थ हैं तभी जाके आप काम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तभी कहा गया है कि स्वस्थ अगर शरीर है तो ही स्वस्थ माइंड भी वहां पर काम करेगा, हेल्दी माइंड भी वहां पर काम कर सकता है।
तो आपको ध्यान में रखना है इसेंशियल अमीनो एसिड तो आपने क्या करना है, बाहर से लेना है। ओके, किसी भी फूड में ये जितने भी आपके इसेंशियल अमीनो एसिड होंगे, अगर उसकी जरूरत हमें है तो आपको उन फूड आइटम्स को लेना है। ओके, और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो हैं वो हमें बाहर से तो नहीं लेने हैं, लेकिन वो शरीर में खुद बनते हैं, अपने आप से बनते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर कंपाउंड्स प्रेजेंट इन योर बॉडी। लेकिन जो अदर कंपाउंड्स हैं, अगर वो कहीं से लेने की आवश्यकता होती है तो उसकी भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर बाय द वे जिस कंपाउंड की मदद से अगर ग्लाइसिन या एलेनाइन का फॉर्मेशन होता है वो कंपाउंड ही बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी है, तो ऑब्वियसली कि ग्लाइसिन और एलेनाइन या जो भी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है उसका फॉर्मेशन बॉडी में नहीं होगा, तो वो डिफिशियंसी के अंदर आएगा। जब वो अमीनो एसिड वहां डेफिशिएंसी के फॉर्म में रहेगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो शरीर जो है बिल्डअप नहीं होगा। शरीर जिस तरह से ग्रोथ होनी चाहिए बॉडी की, उस तरह से शरीर जो है ग्रोथ नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली कि अगर शरीर बेटर तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा तो इसकी वजह से सभी कुछ आपका इफेक्ट करेगा। ओके, आप अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, आंखों की रोशनी कम हो सकती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है आपको ये अमीनो एसिड्स बॉडी में लेने ही होते हैं। बॉडी में उसको बनने देने के लिए आपको नेसेसरी फूड आइटम्स को भी क्या करना होता है, लेना होता है। ओके, तो हमने दो चीजें आपको बता दी, इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड भी आपको बता दिया। अब इसके अलावा आप देखते होंगे कहीं कहीं पर, देखिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब कहीं लिखा जाता है डी अमीनो एसिड, कहीं लिखा जाता है एल अमीनो एसिड। जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट में आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट में कुछ होते हैं डी कार्बोहाइड्रेट, डी सीरीज वाले, कुछ होते हैं एल सीरीज वाले यानी कि एल कार्बोहाइड्रेट। कहीं पे डी ग्लूकोज होता है तो कहीं पे एल ग्लूकोज होता है। ओके, तो उसी तरह से जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कुछ अमीनो एसिड होते हैं डी सीरीज के, कुछ अमीनो एसिड होते हैं एल सीरीज के। अब ये किस तरीके से इसको किया गया है, डिवाइड कैसे किया गया, वो मैं आपको बताता हूँ। डी और एल, जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट में हमने किसको बेस माना था, किसको आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड माना था, वहां पर ग्लिसरॉल्डिहाइड को स्टैंडर्ड माना था। उसी तरह से यहां पर भी एक स्ट्रक्चर हम आपको बताते हैं, एलेनाइन। देखो एलेनाइन का जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये आपका ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये किसका बना था, ग्लाइसिन। ओके, यहां पर से एक एच हटा करके इसकी जगह पर क्या लग जाता है, CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप लग जाता है। जो मिथाइल ग्रुप जैसे ही लगेगा वहां पर वो क्या हो जाएगा, आपका एलेनाइन हो जाएगा। तो एलेनाइन का स्ट्रक्चर मैं पहले लिख रहा हूं, देखिए क्या होगा, इसी से डेरिवेटिव करके C, यहां पे हम क्या लगा देते हैं, CH3, एक CH3 लगा दिया, और इस साइड में यहां पर क्या लगा दिया हमारा, ये एक H तो बचा यहां पर। ओके, एक है आपका, ये जैसे कर देते हैं, एक है H और एक तरफ को हमने क्या लिख दिया, NH2। ओके, और ऊपर लगा दिया हमने COH। देखिए सेम यही है, मैं आपको DL बताना चाह रहा हूं तब इसको इस तरह से हमने लिख दिया। ओके, तो ध्यान से और दोबारा देखिएगा, यहां पर से एक एच हटा करके हमने CH3 लगा दिया, एक एच इसका बच गया वो ये है, और NH2 ग्रुप ये है, ये लगा दिया, और उसी से हमारा CB लगा हुआ है, ये COH लगा हुआ है, ये हो गया। इट मीन्स जो ये वाला सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्बन का सेंटर जो दिखाई दे रहा है, ये आपका बताइए कायरल सेंटर है, यानी कि स्टीरियोजेनिक सेंटर है। जो स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है उसमें क्या आप करते हैं, देखिए स्टीरियोजेनिक सेंटर की बात आपको करनी है तो उसके लिए क्या आपको समझना है, देखिए ये है स्टीरियोजेनिक सेंटर। ओके, ये सेंटर स्टीरियोजेनिक है, इट मींस कार्बन की जो वैलेंसी है, 4 वैलेंसी जो कार्बन की है वो डिफरेंट ग्रुप से क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखिए अलग अलग ग्रुप हैं। ओके, दैट्स व्हाई दिस सेंटर इज स्टीरियोजेनिक सेंटर। और जहां पर स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा वहां पर आइसोमर की पॉसिबिलिटीज होगी, वहां पर इनैंसियोमर बन सकता है, वहां पर आपका एनोमर बन सकता है, वहां पर आपका ईपीमर बन सकता है, वहां पे डाइस्टीरियोमर्स बन सकते हैं। ओके, तो वहां पर DL भी बन सकता है। ओके, वहां पर RS बन सकता है। बहुत सारे स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर आप टर्मिनोलॉजी देखें तो वो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे अभी हमने फिलहाल क्या पढ़ना है, आपको केवल ये बताना है कि D और L क्यों बोला गया है। ओके, जैसे कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में मैं एक बार बता दूं आपको, जिससे कि आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में हम ये करते थे, देखिए CHO CH OH और यहाँ पर आपका आ गया
CH3, ठीक है ना। तो HOH यानी कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ओके, तो एक तरफ देखिए, लेफ्ट राइट दोनों तरफ देखिए आप, लेफ्ट राइट में आपका क्या आ गया, एक तरफ H आ गया, दूसरी तरफ क्या आ गया, OH आ गया। तो इसको हम क्या लिखते थे, डी ग्लिसरॉल। और अगर आप कांस्टेंट रखेंगे, पूरा सब कुछ कांस्टेंट रखिए, केवल OH और H को इधर उधर बदल देते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज होता था L। ठीक है, ये आपको मैं दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि ये D मीन्स डेक्स्ट्रो नहीं है, L मीन्स लियो नहीं है। ये D और ये L कॉन्फिगरेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, इसका ऑप्टिकल रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है। जो D है, कैपिटल D, जो कॉन्फिगरेशन को इंडिकेट करता है, वो इधर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इट मीन्स जो D कॉन्फिगरेशन वाला होगा वो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, वो क्या भी हो सकता है, लियो भी हो सकता है। L कॉन्फिगरेशन वाला, जिसमें OH इधर कर दोगे, H इधर कर दोगे, वो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है, लियो भी हो सकता है। सेम थिंग यहां पर भी लगेगा। देखिए, ये एरेनाइन का स्ट्रक्चर है, इसको बेस मानते हुए D और L को हम यहां पर डिफाइन करते हैं। देखिए, ये है आपका जो HNH2, अगर इस तरह से होगा, ओके, NH2 राइट साइड, H लेफ्ट साइड, इस तरह से अगर लगा हुआ है, तो इसके लिए वर्ड यूज हुआ D। इसको हम कहेंगे D-एलेनाइन, ये है D-एलेनाइन। अब इसी का हमने बनाना है L-एलेनाइन बनाना। देखिए, केवल हमने NH2 और H को बदल देना है, तो ये आ गया आपका, देखो COH, CH3, H, और ये हो गया आपका क्या, NH2। ठीक है ना। तो इसके लिए जो वर्ड यूज हो रहा है आपका, देखिए, ये D था, तो ये आएगा आपका L-एलेनाइन। ओके, दोनों तरह की चीजें क्लियर हो गई। HNH2D, NH2HL। ओके, अब बहुत अच्छी बात यह है कि मैंने आपको क्या बताया था कि अधिकतर जो बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है ना। अल्फा अमीनो एसिड्स जितने भी यहां पर हैं, वो सभी जो हैं अधिकतर केसेस में आपके एल कॉन्फ़िगरेशन वाले मिलेंगे। ओके, बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो अमीनो एसिड का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एल कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा, और वो सभी अल्फा अमीनो एसिड। देखो, अल्फा तो है ही, अल्फा और एल से आपस में आपको क्या डिफ्रेंशिएट करना, देखो डी और एल में आपका क्या हो रहा है, स्टीरियो केमिस्ट्री बदल रही है। अल्फा बीटा तो केवल पोजीशन को लेकर के है। अगर अल्फा कार्बन के साथ में NH2 लगा हुआ है तो अल्फा अमीनो एसिड, बीटा कार्बन के साथ में NH2 लगा हुआ है तो बीटा अमीनो एसिड। लेकिन डी और एल किसको इंडिकेट कर रहा है, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को इंडिकेट कर रहा है। ओके, NH2H इस तरह से है तो L है। तो इट मीन्स जो ह्यूमन बॉडी में है, ह्यूमन बीइंग्स में जो हैं, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करने वाले जो अमीनो एसिड्स हैं वो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, और उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एल कॉन्फ़िगरेशन है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई। और इसके अलावा जो है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके लिए बचता है, फिलहाल मैं एक वीडियोज में इतना ही आपको बताऊंगा। देन नेक्स्ट में इसका जो अमीनो एसिड्स होते हैं आपके, उसमें जो आयंस का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि एक वर्ड यूज किया जाता है ज्यूटराइन। ओके, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूं। फिलहाल तो आपको अमीनो एसिड्स के बारे में पता चल गया, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, जैसे ग्लाइसिन है, एलेनाइन है, उनके स्ट्रक्चर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किए। और एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं आपको, ग्लाइसिन के अलावा जितने भी बाकी अल्फा अमीनो एसिड्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन ग्लाइसिन नहीं होता। ग्लाइसिन नहीं होने का कारण ये है, देखिए, एक्चुअली ये ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन का अगर पूरा स्ट्रक्चर में दोबारा लिख दो यहाँ पर, HH ये हो गया, COH NH2 हो गया। तो ग्लाइसिन में ये वाला जो सेंटर है, देखिए, ये कायरल सेंटर तो है नहीं, ठीक है ना, इसमें कोई भी स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। जब स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा तो वो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। उसमें दूसरा उसका आइसोमर बनने की जो पॉसिबिलिटी होगी, स्टीरियो आइसोमर बनने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो नहीं होगी। तो दैट्स व्हाई ग्लाइसिन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन,
अदर अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे एलेनाइन की हम बात करें, जो एलेनाइन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस स्टीरियोजेनिक कार्बन, यानी कि कायरल सेंटर। कायरल सेंटर होने की वजह से पूरे मॉलिक्यूल में क्या आ जाती है, कायरलिटी आ जाती है, एसिमेट्रिक नेचर आ जाता है। जब पूरा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो जाएगा, इट मींस उसकी मिरर इमेज एक दूसरे में सुपर इम्पोजिबल नहीं होगी, तो मॉलिक्यूल अलग अलग माने जाएंगे। अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल हो जाती तो वो एक ही मॉलिक्यूल है, फिर तो अलग अलग है ही नहीं, ठीक है ना। तो किसी भी कंपाउंड के आइसोमर का ऑप्टिकल एक्टिव होना इस पर डिपेंड करता है कि वो दोनों पहले तो आपके क्या नहीं होने चाहिए, सुपर इम्पोजिबल नहीं होने चाहिए। सुपर इम्पोज मीन्स सेम कंपाउंड। जो सेम कंपाउंड होगा तो इट मीन्स दे कुड नॉट बी डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल। उनको अगर आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, वो हर तरीके से सेम ही माने जाएंगे, तो उनका ऑप्टिकल रोटेशन भी क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो ग्लाइसिन को छोड़ करके बाकी अल्फा अमीनो एसिड्स जो हैं, जो कि एल फॉर्म में हैं, वो आपके क्या होंगे, देखिए एल फॉर्म में हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। मोस्टली जो ह्यूमन बीइंग्स में जो अमीनो एसिड मिलते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड होता है, और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन वाला होता है, एल कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर aspects of these amino acids. Thank you very much.